हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है टॉक शोज की इस श्रृंखला में। अ, भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल है। बहुत सारे नैरेटिव्स नए सेट किए जा रहे हैं। काफी चीजें ऐसी हो रही हैं जो अपेक्षा के अनुसार भी हैं, और कई ऐसी हैं जो शायद अपेक्षा के अनुसार नहीं भी है। लेकिन हाँ, ये सारी उथल पुथल परेशान करने वाली जरूर। राजनीति में बहुत कुछ होता है। कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती हैं। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में और बदलता हुआ मौसम राजनीति का भारत में क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश के सिंह। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। सतीश के सिंह जी पहले भी हमारे साथ टॉक शोज के अंदर आ चुके हैं, और हमारे दर्शक मित्र उनसे भली भांति वाकिफ है कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लंबा अनुभव है। जी न्यूज के साथ बहुत लंबे समय तक उच्चतम पदों में जुड़े रहे हैं। और आज इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या घटनाक्रम चल रहा है, इसकी पहली टिप्पणी आपसे लेते हैं सतीश जी। देखिए, बंगाल चुनावों के बाद और कोरोना के फेज 2 के बाद राजनीति में भी परिवर्तन आना बहुत कुछ लाजमी था, और वो मुझे लगता है ये हो रहा है। अभी आपने मंत्रिमंडल में फेरबदल देखा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो उसका एक राजनैतिक स्वरूप है कि जहां जहां अभी असेंबली चुनाव होने वाले हैं, वहां के से लोगों को, जो वोट खींचने वाले लोग हैं, उनको लाया गया। कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ कोरोना का भी दंड मिला हैंडलिंग का, और कई और भी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 5-6 जगह चुनाव होने हैं असेंबली का, उसको भी देखना है और 24 को भी देखना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीजों को अभी से देख रही है, और बहुत बहुत बारीकी से देखी है। ये जी नजर आ रहा है कि जी बंगाल का चुनाव उनके लिए शौक था। जी अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नई नैरेटिव पे बात हो रही है। अब हो गया, चालू हो गया वो। अब फिलहाल कोई कोरोना या किसान आंदोलन का बात नहीं कर रहा है। अब वहाँ बात चल रही है कि ये जो आतंकी पकड़े गए, जी या फिर जनसंख्या कानून की बात है, तो शायद वो जी नैरेटिव में आएगा भी। जी इसी प्रकार से देखिए तो बिहार में जिस तरह से ये चिराग और पारस का खेल हुआ, जी तो बीजेपी को, हमको लगता है, जो मेरा असेसमेंट है वो, कि बीजेपी कुछ अपने जो एलाइज हैं, पुराने हैं, चाहे वो शिवसेना को ही वापस लाना हो, या फिर जनता दल यू जो नीतीश कुमार का है उसको तवज्जो देना हो ज्यादा पहले के मुकाबले, ये सब घटनाएं घट रही हैं। और हमने ये भी देखा, जब मंत्रिमंडल के बारीकियों को देखा, तो उसमें ये देखा कि हिमाचल भी चुनाव पे नजर में है, तो अनुराग ठाकुर का एलिवेशन हो गया। महाराष्ट्र से क्या कई अकाली लोग, भी वापस आ सकते हैं सर? देखिए, प्रयास चुनाव से पहले या चुनाव के बाद होगा, लेकिन पंजाब में जो अभी जो मौजूदा राजनीति है, उसमें आप कहिएगा कि यही पार्टियां लड़ेंगी, ऐसे ही लड़ेंगी, तो मुझे नहीं लगता। हो सकता है अमरिंदर सिंह छिटक जाएं, हो सकता है अमरिंदर सिंह अकाली से हाथ मिला ले, हो सकता है बीजेपी किसी से हाथ मिला ले, लेकिन जो मौजूदा स्वरूप है उसमें मुझे नहीं लगता है। जी। तो आप जो सब जी। तो यूपी पे वापस आते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वापस आते हैं। जी देखिए, यूपी का जहां तक सवाल है बोरा साहब, यूपी में तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए करो मरो सांस का सवाल है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके लिए, जी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। क्योंकि आप, हिंदी बहुल्य पार्टी मुख्य रूप से अभी तक है, तो अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि हार हो गई, तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी अपने योगी जी बने भी रह गए। वहाँ कुछ शांति भी जो वारिंग फैक्शंस थे उनके बीच शांति भी हो गई है, और नए नैरेटिव भी अब चलने शुरू हो गए हैं। अभी हालांकि समाजवादी पार्टी ने एक नया नैरेटिव दिया है, 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट बिजली फ्री। तो वो अब ये चीजें सामने आ रही हैं, जो नैरेटिव अभी से ही चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेक कितना हाई है वहां जी पर। जी वहां भी अलाइनमेंट का जहां तक सवाल है, तो डीएसपी मुझे क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से
इनडायरेक्ट रूप से अब आप ये कहिएगा कि वो एसपी के साथ जाएंगी, समाजवादी के साथ इस बार तो नहीं जाएंगी, नहीं तो जाएंगे। अब बीजेपी के साथ कोई ना कोई एक तारतम्यता रहेगी। अब ये देखना है कि कांग्रेस वाले क्या करते हैं। वो एसपी के साथ गए थे, अखिलेश के साथ, उसका नतीजा ठीक नहीं हुआ था। इस बार क्या कोई टैक्टिकल समझौता होगा, कोई इस तरह की बात हो रही है। और जहां तक वहां का जो चुनाव डिसाइड करेगा, वो दो मुख्य तबका है जो डिसाइड करेगा। वो एक है ओबीसी का, और दूसरा है जो आपका मुस्लिम वोट है। जी। मुस्लिम वोट को लेकर के अब एसपी और कांग्रेस की क्या रणनीति होती है वो देखने लायक होगी। और जहां तक सवाल है ओबीसी वोट का, तो ओबीसी पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी ही बहुत चल पड़ी है। कारण वो है कि समाजवादी मुख्य चैलेंजर है, तो वो यादवों की पार्टी मानी जाती है मुख्य रूप से। जी। तो मुख्य रूप से मानी जाती है और मुसलमानों के वोट पर उसकी नजर भी रहेगी और उसको मिलेगा भी। अब ये जी। देखना है कि ओवैसी क्या क्या खेल बिगाड़ते हैं, क्या करते हैं। तो मुसलमान वोट के बंटवारे के लिए भी विपक्षी खेमे में बहुत खेमेबंदी होगी, चाल चले जाएंगे भाई कि ओवैसी को रखो। तो वहां पर भी और एडजस्टमेंट क्या होता है, टेक्निकल समझौते क्या होते हैं, अलायंस क्या होते हैं, वो बहुत कुछ निर्णायक होगा। एक उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस यूपी में प्रवेश करने जा रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अगर मान लीजिए वहां आएगी भी, तो उसका तृणमूल मतलब कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है। जीरो बट कहिए आप, जीरो है। तृणमूल रहने से नहीं, आने को तो सब आ जाएंगे। आजकल चुनावों में कुछ एक नए प्रकार के गठबंधन खड़े कर दिए जाते हैं, चुनावी गठबंधन, जिसको चुनाव के मौसम के गठबंधन कहते हैं, कि वोट काटेगा या वोट किसी का दूसरे का काटेगा तो हमको फायदा होगा। उस रूप में आ जाए तो आ जाए, लेकिन हमको नहीं लगता है तृणमूल का कोई भी वजूद यूपी में जीरो है। और अगर आती है, अलग लड़ती है, तो हो सकता है कि वो समाजवादी को सपोर्ट करने के लिए जी। अपने जी। कैंडिडेट जी। खड़ा करे। ये जी। सब तो आजकल बहुत चल रहा है। तो जी। ये भी देखने लायक चीज। अब कांग्रेस पर मेरी नजर है कि कांग्रेस को देखिए, जो ब्राह्मण तबका है या मुसलमान तबका है, वो वोट तो देना चाहता है, लेकिन इनकी ताकत तो मुझे लगता है कि एकदम बहुत खराब है। तो हम्म। वो चीज सब होगा तो टैक्टिकल समझौते के तरफ ही जाएगा। अखिलेश यादव पर बहुत नजर है, क्योंकि उनको पूरा सपोर्ट लालू यादव से और तेजस्वी यादव से मिल रहा है। इसलिए लगता है वो 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट बिजली फ्री वगैरह का नारा भी दिया है। बिहार लेकिन जो फॉर्मूला। उनके ऊपर जाति का टैग है, ओबीसी उनके साथ कितना जुड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ओबीसी को बीजेपी अपने पास जोड़ के रखने के लिए बहुत प्रयास कर चुकी है ऑलरेडी। और अभी आपने मंत्रिमंडल में भी देखा कि उस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया। अभी कुछ समाचार सूत्रों से तो प्राप्त हो रहे हैं हमें भी कि शायद एसपी, आरएलडी और कांग्रेस का कोई ना कोई अंत में गठबंधन हो जाएगा। तो क्या कांग्रेस के उस गठबंधन में आने की कुछ संभावनाएं लग रही हैं? क्या एसपी स्वीकार करेगी उसकी? देखिए, वो आ सकते हैं, आ जी। सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जी। नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एसपी और कांग्रेस के बीच में, समाजवादी और कांग्रेस के बीच में कोई टैक्टिकल समझौता हो कि तुम यहाँ ये कैंडिडेट खड़ा करो तो हमें फायदा होगा, तुम यहाँ एक कैंडिडेट खड़ा करो तो हमें फायदा होगा, इस तरह की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्योंकि अगर एक साथ मिल गए, मिल भी सकते हैं, पहले भी मिले हैं, मिल भी सकते हैं। देखने लायक चीज होगी। अब कैसे वो लोग अपना असेसमेंट करके अपना हिसाब किताब, अपना रणनीति बनाते हैं। लेकिन अब ये देखने के चीज जो है उत्तर प्रदेश में, बोहरा साहब, की क्या ध्रुवीकरण का जो धार्मिक चीजें चलती हैं वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, या फिर ये कोरोना के में जो हम लोगों ने लाशें तैरते देखी, वो जो व्यवस्थाएं थी वो, और ये जो अब रोजगार का प्रयास किया जा रहा है, रोजगार को सेंटर में लाने का, किसानों का, वो बनेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर लेती है, जैसे कि जनसंख्या कानून को लेकर हो रहा है, चाहे कि फिर राम मंदिर की में, हालांकि उनकी बदनामी भी उस तरफ हुई है, जो वहां पर कुछ घपला घोटाला कुछ आया है, अभी तो जांच ही चल रही है। तो मान लीजिए कि अगर वो ध्रुवीकरण में आ जाता है, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर जो किसान वर्ग का और जाट समुदाय का जो एक रोष है, उस पे काबू पाया जा सकता है। तो बहुत अभी तो शतरंज खुला है, मैदान बाद में खुलेगा।
अभी स्थिति बहुत फ्लूइड है, एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, कंसोलिडेशन वाली स्थितियां आई नहीं है, तो कुछ भी निश्चित रूप से अभी कहा नहीं जा सकता कि नाव किस किनारे पे लगेगी, यहाँ से या वहां से। पतवार तो लगाने की कोशिश हो रही है नाविकों के द्वारा, लेकिन अभी शुरुआती स्टेज है। आते हैं राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर। शरद पवार जी कद्दावर नेता है भारत के, और कुछ कोशिशें उनकी प्रशांत किशोर के साथ, और कुछ राष्ट्र मंच बनाकर कुछ कई नेताओं को बुलाकर कुछ बातचीत चल रही है। एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, देखा जाए तो। इस बारे में सतीश जी, आपके क्या विचार हैं कि ये नाम तो दिया जा रहा है राष्ट्र मंच, राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये सबको पता है कि भारत में बिना राजनीति के कुछ होता नहीं है। हम्म। जो लोग कहते हैं कि उसमें राजनीति नहीं है, वो एक ऐसे ही प्रयास है, तो एकदम झूठ बोलते हैं, पहली चीज। जी, दूसरा कि वो अगर राष्ट्रमंच जो बनाया गया था, वो उसको प्रारंभिक रूप से मुझे लगता है वो नन स्टार्टर रही, कोई जी, जी, उसमें खास दम नहीं रहा है। तीसरी चीज क्या है कि राष्ट्रीय राजनीति और महाराष्ट्र का आप अगर जोड़ देखें, वो बड़ा जी, महत्वपूर्ण। अभी एक सहकार मंत्रालय बना है और जी, उसकी बड़ी गूंज है, उसके बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, और जी, खास तौर से महाराष्ट्र को लेकर जिसमें कांग्रेस एनसीपी नेताओं का बड़ा जोर चलता है कोऑपरेटिव्स जी, में। वो जी, एक देखने लायक चीज है। और एक और जो मैं देख रहा हूँ संजय राउत का, जो अमित शाह की तारीफ करने लगे हैं, प्रधानमंत्री का शिवसेना तारीफ करने लगी, तो ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की सरकार कितने दिन बचती है, कांग्रेस वहां से बाहर निकलती है, कोई नया अलाइनमेंट होता है, शिवसेना बीजेपी के साथ कब जाती है। ये सब बड़ा फ्लूइड सिचुएशन होगा और ये सब कुछ हो सकता है। नाना पटोले कहते हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष कि जी उनका मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो स्थितियां वहां बहुत कुछ है। और मैंने कहा सहकारी जो सहकार मंत्रालय है, तो ये दोनों को मिला के देखिए। और महाराष्ट्र से जो मंत्री भी इस बार लिए गए हैं उनको भी देखिए, नारायण राणे हैं। तो देर सवेर मुझे क्या लगता है कि वहां शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अब बीएमसी चुनावों के बाद सामने वो साथ आए, कब आए, लेकिन कुछ न कुछ वहां पर निश्चित रूप होगा। सिमिलरली इसी तरह से आप देखिएगा, अगर आप बिहार पे चले तो मैं बिहार के बारे में भी जी, बता जी, सकूं बिल्कुल, मैं जो मैं। आने वाला था वहाँ पर भी। जी, जी, बिहार पे आने वाला था कि बिहार में परिस्थितियाँ बदल रही हैं और वहाँ भी नए-नए सुर निकल कर आ रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ कहें दर्शकों मित्रों के लिए। देखिए बिहार में मुझे क्या लगता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा कि बंगाल में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एहसास है कि आगे उनको अपने एलाइज की बहुत जरूरत पड़ सकती है। जी, इसी समय नीतीश कुमार ने एक चाल चल के चिराग पासवान से बदला लेके पारस को मंत्री बनवा दिया और अपने बड़े नजदीकी आरसीपी सिंह को भी मंत्री बनवा दिया। उसको लेकर के बहुत कुछ हो रहा है बिहार में। बिहार में आरजेडी और चिराग पासवान के बीच में बातचीत हो रही है, अभी तक देखने में भी आ रहा है, उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। वहां से आरजेडी के नेता यहाँ लालू जी दिल्ली में रहते हैं, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। और इस बीच में क्या हुआ है कि जनता दल यू के बीच में आरसीपी सिंह जो मंत्री बने हैं, आरपी जी, सिंह सीपी सिन्हा जो भी हैं, उनको लेकर बड़ा रोष जेडीयू में है। तो वहां पर बड़ा फ्लूइड सिचुएशन है, कहीं कोई बगावत हो जाए, कहीं कोई रीअलाइनमेंट हो जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बिहार में पक रहा है और जिसका नतीजा जरूर दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। कारण ये है कि बहुत लोग लगे हुए हैं, जैसे श्याम रजक एक हैं, आरजेडी के पूर्व मंत्री भी हैं, वो बहुत काफी इधर उधर कर रहे हैं। वो चिराग पासवान की बताइए ना, चिराग पासवान की लालू से बात करा रहे हैं। तेजस्वी यादव रामविलास पासवान जी को अपने 25वीं रजत जयंती में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वहां चल रहा है। और एक और चीज, जो जनता दल यू की बात की, तो जनता दल यू के भीतर जो आरसीपी विरोधी खेमा है वो बहुत सक्रिय हो गया है। उसमें ललन सिंह जिनका नाम था मंत्री बनने का, वो नहीं बन पाए या नहीं बनाए गए या जो भी हुआ। और ये सब उपेंद्र कुशवाहा वगैरह जो हैं, और शायद वो दौरे पर निकल चुके हैं। तो बिहार में बहुत जल्द मे बी कि अभी 22 में ये हो, पहले भी हो सकता है, या उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे उस समय वहां कुल गुल जरूर खिलेगा, निश्चित रूप से खिलेगा। सुग-बुगाहट तो बहुत है बिहार में भी, और खास तौर से अभी रणनीति नीतीश बहुत कुमार। तेज है, सिर्फ सुगबगाहट नहीं है, ये बहुत तेज चल रहा है।
क्योंकि नीतीश का एक स्टेटमेंट बीजेपी के खिलाफ चला गया एकदम से, जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो लाया गया योगी जी के द्वारा, तो उसके ऊपर उनका एकदम पूर्णता विरोध, और वहां पे उनकी डेप्टी जो चीफ मिनिस्टर है रेणु देवी जो है, वो उसके खिलाफ जा रही हैं। तो वहां बीजेपी और जेडीयू के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में टकराव की स्थितियां आ रही हैं विचारों पर, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ये पॉपुलेशन कंट्रोल वाले रिस्क कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति भी कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग और जो एक मुस्लिम समाज के वोट होते हैं उनके ऊपर ही टिकी हुई है। नहीं तो जेडीयू का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। क्या आ, एक चीज और थी, क्या प्रशांत किशोर कोई भूमिका निभा सकते हैं अब शरद पवार के साथ मिलकर, लोगों को एक साथ आके एक आ, बहुत सारी पार्टियां हैं, दक्षिण से भी हैं, ईस्टर्न सेक्टर से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, क्या इसमें कुछ फर्क आ सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिस तरह से विपक्ष में खेमेबंदी है, आपस में ही लड़ते कटते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उन ईर्ष्याओं को, उन ईगोज को, उनको अपने जो पर्सनल जो एम्बिशन है, जो उनके, उसको हटा के उसके बीच में कोई चीज खड़ा करना जो संयुक्त हो, जो इकट्ठा हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब हो सकता है कि सब तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार को भी लगता है, अरविंद केजरीवाल को लगता है, इन सबको कैसे मिलाएंगे ये हमको समझ में आता नहीं। और कोई भी जो विपक्ष की खेमेबंदी होगी, खेमा बनेगा, तो उसमें कांग्रेस को तो रखना ही पड़ेगा। अब ये कहे कि यशवंत सिन्हा, शरद पवार मीटिंग बुला लें और कांग्रेस के बिछुब्दों को उसमें नेता न्योता जाए, तो ये मामला बिगड़ जाता है वहीं के वहीं। अब अगर वो ममता बनर्जी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, मान लीजिए उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी पता नहीं है, तो ममता बनर्जी के नाम पर तो ये हो सकता है कि कांग्रेस वाले तात्कालिक रूप से कुछ दिनों के लिए तैयार भी हो जाए, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उनको अपना कुछ दिखे नहीं। लेकिन ये सब दूर की कौड़ी। और एक और चीज है, जो विपक्षी खेमे में कई पार्टियां ऐसी हैं जिसको जाना जाता है कि वो विपक्ष में है, लेकिन दरअसल वो है नहीं। जैसे अब मान लीजिए बीजू जनता दल है, जैसे कि वाईएसआर रेड्डी की पार्टी है, मतलब जगन रेड्डी की पार्टी है, जैसे कि चंद्रशेखर की पार्टी है, ये एस कब के किधर सी आर की पलट जाए इनका कोई ठिकाना नहीं, कोई और वो ठिकाना नहीं, बीजेपी से भी खूब कहा। सहयोग करते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अभी बड़ा ही अलाइनमेंट है, और ये सब का फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पहले बात हो रही थी सिर्फ कोरोना के डेथ्स की, व्यवस्था की, सुविधा की, सुई की, वो अब थम गई। अब बात हो रही है जनसंख्या कानून की, क्या नाम है, मंत्रिमंडल में फेरबदल की, अ, मतलब बदला गया, ये हुआ, वो हुआ, वो नए नैरेटिव सेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इमेजरी के फॉर्म में भी और कई तरह से हो रही है। ये देखने लायक होगा। और विपक्षी खेमे में उस हिसाब से जिस प्रकार से स्थिति कुछ दिन पहले बनी थी, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उतनी, जो आप कह रहे थे सुगबुगाहट नहीं, आग होनी चाहिए थी, मुझे लग रहा है उतना सुगबुगाहट भी नहीं। आ, दर्शक मित्रों, जाने से पहले एक लालच छोड़ नहीं पाता हूँ, सतीश जी से एक आखिरी छोटा सा सवाल कर लूंगा। ये तो ठीक है कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत हलचल है, पर सर थोड़ी सी हलचल कश्मीर में भी है। गुपकर ग्रुप को भी बुलाया गया था, जिन्हें गैंग बुलाते थे। क्या कुछ प्रयास जो कर रहे हैं मोदी जी, सामान्य हालात की ओर लेकर जाएंगे क्या वो उसको? छोटा लंबा से एक्चुअली ये देखा जाए तो मुद्दा है, फिर कभी पूर्णता बात करेंगे, लेकिन छोटा एक आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा इसकी। देखिए, मैं कश्मीर को राजनीति से जोड़ता ही नहीं, जी। पहली बात। कश्मीर इस इन सब राजनीति से ऊपर की चीज है, वो एक राष्ट्रीय प्रश्न है और नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है। तो वहां आप जो भी सरकार रहे, 370 हटा, वो फिर सुरक्षा और एकता से जोड़ी जाएगी। तो वहां चुनाव भी हो जाएंगे, सवाल भी कई तरह के उठेंगे, इधर के लोग उधर चले जाएंगे, और वहां तो सब तरफ जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, भी सब एक दूसरे के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे। तो वहां पर चुनाव करना और उसको सामान्य कहेंगे आप वहां परिस्थिति,
तो बिल्कुल सामान्य तो कभी नहीं होगी। हाल में ये देख रहा हूं मैं कि थोड़ा असामान्य जैसी चीजें हो रही हैं, छोटी सी, लेकिन बीच में तो गायब था। तो उसको आप राजनीति से मत ही जोड़िए तो ज्यादा अच्छा है। अब गुलाम नबी आजाद के नाम पर प्रधानमंत्री सदन में आंसू उनके निकल जाते हैं, तो वो एक प्रश्न ही बड़ा ही डिफरेंट है कश्मीर का, जिसको आप न कुछ ज्यादा सवाल कर सकते हैं, और जो ज्यादा सवाल करेंगे, जो ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य धारा के जो पार्टियां कुछ मान लीजिए 370 हटाने का खिलाफ करती है, उसका गुजारा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कश्मीर वाली पार्टियां तो कर सकती हैं, लेकिन उसका गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए हम उस दृष्टि से देखते हैं। मुझे क्या लगता है कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन और चुनाव हो जाएंगे, और कौन किधर चला जाएगा ये हम नहीं जानते। जो चला जाएगा जब सामने देख लेंगे कि अभी के लिए ये लोग इधर उधर हो गए, आपस में मिल गए, वही देखने लायक चीज होगी। और उससे ज्यादा कुछ उसमें रीड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सब की उधर नजर रहती है। तो वो अंदरूनी राजनीति से एकदम बिल्कुल दूर हो जाता है, और होना भी चाहिए। मेरा मानना ये भी है कि बिल्कुल, चल, और उसको रहने दीजिए, बिल्कुल सही उसको कहा, रहने दीजिए। बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। अब और इसको मैंने आप ऐसे देखिए। अब बाकी पंजाब का देखिए, बाकी किसानों का मुद्दा देखिए, बाकी रोजगार का मुद्दा देखिए, बाकी जीवन यापन का मुद्दा देखिए। ये सब मुद्दे बड़े हैं, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक जो ध्रुवीकरण का प्रयास या एक नैरेटिव नया बनाने की बात हो रही है, ये जो जनसंख्या कानून की बात हो रही है, मंदिर के ग्रैंड प्लान की बात हो रही है, और अब आप देखिए आज आज मैंने पढ़ा कि हिमांता बिस्वास जो है नया आज मुख्यमंत्री जो हैं असम के, अब वो एक नया बिल ला रहे हैं। पहले तो जनसंख्या वाला लाया, तो काऊ अब एक कोई प्रोटेक्शन, और ला रहे हैं। काऊ हैं? प्रोटेक्शन पे, नहीं, काऊ प्रो, और एक है, कोई और है। नहीं, मंदिरों के 5 किलोमीटर के अंदर बीफ नहीं बिकेगा। तो हाँ, ये सब जो प्रतीकात्मक चीजें हो रही हैं, तो एक आप समझ सकते हैं कि इसका पूरा मुकाम क्या है और कैसे है। गुवाहाटी में तो आपको 1 किलोमीटर में 10 मंदिर मिल जाएंगे। ऐसे हालात है, हाँ, छोटे बड़े ये हाल चाल है वहां तो ये तो खैर बेसिकली देखा जाए तो उकसाने वाले ही मुद्दे हैं। पर हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि आज भारत में महंगाई, नौकरी, व्यापार या पेट्रोल की से उपजी महंगाई और बाकी कमोडिटीज की महंगाई, इनके ऊपर कोई चर्चा होती नहीं है, वो नैरेटिव्स बन नहीं पाता। वही सरकार चाहती कि इनके ऊपर बातचीत ना हो और कुछ ऐसे मुद्दे पैदा किया जाए जिनका आम जीवन से कोई सरोकार नहीं होता, और वो पानी में मछली मारने जैसा है कि मारते रहो, अल्टीमेटली उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। तो देखिए, दर्शक नैरेटिव का जहां तक सवाल है बोहरा साहब, जी, ये जो आपने मुद्दे गिनाए, उसकी राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई गूंज तभी हो सकती है जब विपक्ष में कुछ एकता हो। जी, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मुद्दा है, अलग अलग इच्छा है। तो हो सकता है जो पार्टी प्रदेशों में अपने से उस एरिया में डोमिनेट करती हैं, वो तो वो तो इस मुद्दों को उठा ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कौन उठाएगा? और उठाने वाले के साथ कोई उठेंगे, या उसको बिठाने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल और सही कहा कौन आपने, उठेगा, कब उठेगा? ये सारी दिक्कत है। बिल्कुल सही है। और कांग्रेस वैसे भी साइलेंट मोड में है, तो अपेक्षा करेंगे थोड़ी वो भी जागरूक हो जाए, टीएमसी की तरह थोड़ा सा सड़कों पर उतरे ताकि कुछ हलचल हो। खैर दर्शक मित्रों, लेंगे आपसे विदा और सतीश जी का करेंगे तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने कीमती वक्त धन्यवाद। निकाला, हमारे साथ जुड़े, और उनके सुंदर विचार हमें जानने को मिले। और हमेशा वो आके उनके जो बेहतरीन विचार होते हैं उससे वो हमें अवगत कराते हैं। तो इस अनुभव का फायदा हमें भी, हमारे दर्शकों को भी आगे भी मिलता रहेगा, इस आशा के साथ हम लेंगे आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं धन्यवाद। ज्वलंत मुद्दे के साथ, एक नए विद्वान के साथ। शुक्रिया आपका।